आज हमारे पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन जी की स्मृति में हम लोग हमेशा से व्याख्यान कई आयोजित किया करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग फिर से जुटे हैं और हमारे नोएडा ऑफिस में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम सभी हाथ जोड़कर हमारे पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और अब मैं अपने प्रधान संपादक और सीईओ श्री संजय गुप्त जी से आग्रह करूंगा कि वो आज के जो का जो विषय है चुनाव, विकास और जातिवाद, उस पर संक्षिप्त विचार रखें और भूपेन जी का स्वागत करें। धन्यवाद। भूपेन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस कोविड महामारी के दौर में, जहां हम लोग अब भौतिक रूप में नहीं मिल पाते हैं, पर कम से कम इस महामारी ने ये आदत डलवा दी है कि सुगम तरीके से हम लोग फिर भी विचार गोष्ठियों का आयोजन कर सकते हैं। आज का विषय कि जातिवाद, विकास और चुनाव बहुत ही मौलिक विषय है, क्योंकि उत्तर भारत के 3 राज्य चुनाव पे जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी सहित लगभग हर राजनेता विकास की बात करता है, पर जब बात आती है टिकट बंटवारे की और बाद में वोटों के डलने की, तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा रहती है कि जातियों पर विशेष ध्यान राजनीतिक दलों का रहा है। चुनाव आयोग भी सीटों को आरक्षित करता आया है और भारतीय समाज से जातियों का यह जो एक चलन है, और कहीं पे भी एक ये हम लोग आज तन तक इस पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हम सब भारतीय एक हो जाएं और जातियां गौण हो जाएं। आपके विचार इस समय काफी सामयिक रहेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि आप अपने विचार यहाँ रखें। नमस्कार। भूपेन जी का स्वागत। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो मैं जागरण के प्रकाशन समूह को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर आज संवाद करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी की स्मृति में आयोजित ये व्याख्यानमाला निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित व्याख्यानमाला है और जागरण जैसे पत्र के माध्यम से लगातार विभिन्न विषयों पे जागरण के कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पे लोगों के प्रबोधन के कार्यक्रम होते हैं। मेरे को इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया है। मैं पूरे जागरण परिवार का भी आभार व्यक्त करता हूं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी के प्रति भी इस अवसर पर व्यक्त करता हूं। आज का जो विषय आपने मेरे को दिया है, ये बड़ा सामयिक विषय है, विकासवाद बनाम जातिवाद। विकासवाद बनाम जातिवाद, मेरा ये कहना है कि एक ऐसा विषय है जिसपे चर्चा होनी चाहिए और विकासवाद की अवधारणा पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ विकासवाद को हम आगे बढ़ाते हुए धरती का इतना विकास कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन का संकट खड़ा हो गया है, और दूसरी तरफ जातिवाद का भी निश्चित रूप से एक नकारात्मक परिणाम समाज और लोकतंत्र पे नजर आता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अतिरेकी विकास भी दुनिया के लिए कैसा बन सकता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट और अभी जो दुनिया की जो 6 आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है वो ये बताती है। लेकिन जातिवाद भी एक ऐसा विषय है जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में है, दुनिया में कहीं नहीं है। कुल मिलाकर के अगर जातिवाद के बाद की बात करें तो जातिवाद जहां पर संकुचितता के आधार पे है और जहां पर ये सामाजिक विद्वेष को उत्पन्न करता है, तो ऐसा जातिवाद विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। लेकिन जाति और जाति की व्यवस्था क्या है? सामान्य रूप से अगर भारत में देखा जाए तो जाति ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होने के कारण जाति क्लास नहीं है, जाति कास्ट है। हमें वर्ग और जाति, ये जब अंतर समझेंगे तब हम भारत की अवधारणा में ये विषयों को समझेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर आज के समय में जो 4 बड़े नेताओं ने पूरे भारत के इस राजनीतिक परिदृश्य को विचारों की दृष्टि से प्रभावित किया है, गांधी जी, लोहिया जी, डॉक्टर अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय।
मैं इनके विषयों को भी इसमें संबोधित करना चाहूंगा। और पांचवा मेरा मानना है कि दक्षिण भारत में बड़े स्तर पर द्रविड़ मूवमेंट भी चला है, और वो भी एक बड़े जाति के सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में पूरे देश के अंतर्गत चला है। वास्तव में मेरा ये मानना है, और ये एक सच भी है कि हमारे यहाँ जो जाति है सामान्य रूप से वो व्यवसाय के आधार पर मापी जाती है। जैसे हम दर्जी कहते हैं तो दर्जी जाति भी है और दर्जी व्यवसाय भी है। हम नाई कहेंगे तो नाई जाति भी है, नाई व्यवसाय भी है। हम जैसे बनिया भी कहेंगे तो वो जाति भी है और व्यवसाय भी है। जाति के आधार पे व्यवसाय का चुनाव या जाति के आधार पे व्यवसाय का विषय होता है। तो जब ये इस प्रकार का विषय है तो इसमें संकट कहाँ पर है? इसमें संकट यहाँ पर है जब ये नॉन मोबिलिटी हो जाता है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर इस विषय को कहा करते थे कि हिंदुस्तान में जाति प्रथा एक ऐसा विषय है जिसमें जो आदमी जिस फ्लोर पे हुआ है वो उसी फ्लोर पे मरेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। फर्स्ट फ्लोर वाला थर्ड फ्लोर पे नहीं जा सकता है, थर्ड फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आ सकता है। वो अपने सामाजिक स्टिग्मा को लेकर के ही जिएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये इतनी जड़ता है, ये जड़ता को तोड़ना ही जातिवाद के विरुद्ध अच्छी लड़ाई है। और इसलिए गांधी जी का जब विषय इसके बारे में आता था तो गांधी जी, चूंकि बाबा साहब जो थे, बाबा साहब का मूल विषय मानवतावादी था। मानवतावादी दृष्टि से बाबा साहब प्रभावित रहते थे, और इसलिए जब एक बार उनसे पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान में जाति के आधार पे अलग अलग नस्ल है, तो बाबा साहब ने कहा कि वी आर वन, हम अलग नस्ल नहीं है। और इसलिए जब 1919 में उन्होंने साइमन कमीशन में भी जो अपना विषय रिजर्वेशन के लिए कहा, तो बेस जो था वो अनटचेबिलिटी के बनाया गया था। अनटचेबिलिटी को इसलिए बनाया था, परंपरागत रूप से जो जातियां सफाई का या काम कर रही थी उनको निम्न मानते हुए हिंदू समाज ने अनटचेबल कर दिया। तो ये मैंने फिर मैं विशेष रूप से वर्ड करूंगा, नॉन मोबिलिटी, मतलब जिसकी गत्यात्मकता नहीं होगी, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर किसी सफाई वाले में कौशल है तो फिर बाद में वो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकता है। ये जो एक स्टैंड पूरे समाज का रहा कि जो जिस जहां पे पैदा हो गया उसको वहीं पर जाना होगा, ये मुझे लगता है कि जाति का सबसे बड़ा अवरोध है। और इसलिए गांधी जी जो थे, उनका जीवन और उनका जो दर्शन है वो ज्यादा आध्यात्मिकता से प्रभावित था। और परंपरागत समाज में गांधी जी ने राजनीति में जो हमारे यहाँ पे मानक स्थापित किए, उस मानक में उन्होंने सेवा, समर्पण, त्याग, सादगी, ये गांधी जी ने राजनीति के डायमेंशन तय किए और राजनीति के मानक हमारे यहाँ पे तय किए। तो जब गांधी जी ने मानक तय किए तो उन्होंने उस व्यावसायिक परंपरागत जो था उसमें ज्यादा कौशल हो, वो ज्यादा कौशल के साथ अपने व्यावसायिक परंपरागत को विकसित करे, वो उन्होंने एक अवधारणा पैदा करी। लेकिन जब लोहिया जी का हम देखते हैं, और लोहिया जी मूलतः समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, जर्मनी से पढ़ के आए थे, मूल उनकी जो दृष्टि थी वो एक समता मूलक समाज की ओर दृष्टि थी। लोहिया जी खुद कोई बहुत पिछड़े नहीं जाति के थे, वैश्य समाज के थे, लेकिन लोहिया जी के जो विचार थे वो भारत की सामाजिक परिस्थितियों को आधुनिक बनाने के अनुकूल थे। और इसलिए लोहिया जी ने कहा कि ये जो परिवर्तन आएगा, बाबा साहब का ज्यादा विषय अनटचेबिलिटी का था, गांधी जी का ज्यादा विषय आध्यात्मिकता के आधार पे परंपरागत कौशल को बढ़ाने के लिए था। लेकिन लोहिया जी का जब विषय आया तो लोहिया जी ने इसमें जो थ्योरी दी, उन्होंने उसमें शासन में हिस्सेदारी दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मैं शुरू में विषय मैंने कहा है कि जो नॉन मोबिलिटी है, जो अति पिछड़ा है, अगर उसको मोबिलाइज करना होगा, उसको व्यावसायिक परंपरागतता में बदलना होगा, तो लोकतंत्र में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पिछड़ा मांगे 100 में 60, जो लोहिया जी का जो एक बहुत बड़ा नारा था, वो नारा इस कारण था कि समाज, इसलिए जो उनका एक मेन लोहिया जी की जो पुस्तक आती है जाति चक्र के बारे में, जब लोहिया जी कहते हैं तो उनका यह कहना है कि समाज में परिवर्तन जब आएगा, जब नीचे का आदमी भी अपने कौशल के आधार पर ऊपर आएगा, तो ये चक्र चलना चाहिए। इसी को उन्होंने पूरा अपने एक दर्शन के रूप में विकसित किया। तो जड़ता को सबने चुनौती दी, जड़ता को बाबा साहब ने भी एक नए तरीके से दर्शन के रूप में दी, जड़ता को गांधी जी ने भी दी, और जड़ता को लोहिया जी ने भी दी। दीनदयाल जी का जो विषय आता है, दीनदयाल जी ने जिस राजनीतिक दर्शन को पैदा किया, उन्होंने कहा कि जब हमारे मन में कंपैशन आएगा, जब हमारे विचार में संतुलन आएगा, और जब विचार में संतुलन इस तरीके से आएगा कि हम इस बात की चिंता करने लगेंगे
कि सामाजिक रूप से जो भी आदमी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए जब कंपैशन का भाव होगा तो निश्चित रूप से हमारी शासन में नीतियां भी वैसे बनेगी। और यही एकात्म मानववाद या यही अंत्योदय दर्शन है जिसको मोदी जी ने बहुत सरल भाषा में सबका साथ सबका विकास, जब हम सबका विकास की थ्योरी को लेते हैं तो विकास का अर्थ है कि सामाजिक रूप से नीचे का व्यक्ति भी ऊपर की ओर आ सकता है। और हमारे देश में इन चारों नेताओं के बाद जहां पर थोड़ा सा जो द्रविड़ मूवमेंट चला था वो एक अलग क्लास को लेकर चला, लेकिन बाद में भी उस दर्शन में भी कुल मिलाकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विषय हमको आता है। तो विषय यह है कि जातिवाद और विकासवाद में अगर हमको दोनों का संतुलन बनाना है तो राज्य के द्वारा ऐसी नीतियां जरूर बनानी चाहिए जो विकास के अवसर उपलब्ध कराए। पर सावधानी किस बात की रखनी होगी? सावधानी हमको हमेशा इस बात की रखनी होगी कि हमारे यहाँ पर जातियां सामाजिक रूप से परिवर्तन का माध्यम बने। आप जाति मुक्त समाज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक निचले समाज में शादी विवाह संबंध आना जाना अगर ये करेंगे, एकदम से तोड़ देंगे, तो निचले स्तर पर उस व्यक्ति को इतना आधार नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे शहर के कुछ वर्गों तक तो सीमित है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में अपने परिवेश में विवाह संबंध सामाजिक व्यवस्था परिवार संयुक्त परिवार हो तो उसमें निश्चित रूप से समान सामाजिक श्रेणी के लोग में इस प्रकार के संबंध बनते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनिवार्य है। लेकिन जब ये विषय तुष्टीकरण का बन जाता है, जब ये विषय वोट बैंक का बन जाता है, तो फिर ये विषय सामाजिक विद्वेष को पैदा करते हैं। हम कभी इस बात को कभी नहीं नकार सकते कि जातियां हमारे सामाजिक जीवन की रचना का आधार है। और ऐसा भी नहीं है कि सभी जातियों में भी ऊंच नीच नहीं है। हमारे आशुतोष जी बैठे हैं, ये तो मैथिल हैं और बिहार में कान्याकुब्ज अलग है। शायद अपने भोजन के परिवेश के कारण भी एक दूसरे से रिश्ता नहीं करते। उनको लगता है कि भाई एक मछली को चढ़ाते हैं और दूसरे शुद्ध शाकाहारी है। ऐसा मतलब ब्राह्मण समाज में भी स्वाभाविक रूप से है। कोई ऐसा नहीं है कि जो तमिल वैष्णव है वो अलग है, दूसरे अलग है। वैश्य समाज में भी आपको सामाजिक रूप से ऊंच नीच का दृष्टिकोण मिल जाएगा। जब ये अपनी जातियों में उपजातियों में है, इवन दलित समाज में भी एक जाति दूसरी जाति से दलित होते हुए भी ऊंच नीच की भावना रहती है। कुल मिलाकर जो गांधी जी का दृष्टिकोण था वो परंपरागत कौशलता को करते हुए जब दृष्टिकोण का ऐसा विकास करना है कि ऊंच नीच जातियों में भी उपजाति में ना हो, संपूर्ण जातियों की तो एक अलग बात है। कुल एक सामाजिक व्यवस्था, आज इस सामाजिक व्यवस्था में हम नया समाज बनाते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा, और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो परंपरागत रूप से चली आ रही है। इस परंपरागत रूप से चली आ रही व्यवस्था को पहचान का आधार क्या है? और पहचान का आधार ऑक्यूपेशन है। इसलिए भारत में जो धर्म बाहर से भी आए, मुस्लिम और ईसाई, वो परंपरागत आधार पे जाति मुक्त समाज है, लेकिन वहां भी ऑक्यूपेशन के आधार पे पहचान होती है। मुस्लिम में मनिहार को अलग पहचानते हैं, तेली को अलग पहचानते हैं, कुरैशी को अलग पहचानते हैं, और उनमें भी वो ऊंच नीच का जो विषय है वो ऑक्यूपेशन के आधार पर चलता है। बस प्रश्न इतना है कि उनका ऑक्यूपेशन का स्टिग्मा बदल सकता है। हमारे समाज में ऑक्यूपेशन के स्टिग्मा को जब हम बदलने की कोशिश करेंगे तो हम नए परिवर्तनकारी समाज की ओर आ सकते हैं। मान लो मैं दर्जी समाज का हूँ, मैं यादव समाज का हूँ, मेरे परिवार का मूल काम दूध का काम है, लेकिन मैं अब जब आपके अखबार में पत्रकार बन जाता हूँ, मैं लिखने लगता हूँ, तो सामाजिक स्टेटस और दर्जा भी बदल जाता है। 80 साल पहले ये सुविधा नहीं थी, आज ये सुविधा समाज में है। आज ये सुविधा होने के बाद अगर इसको वोट बैंक में परिणित किया जाता है तो वो जातिवाद समाज के लिए घातक है। और इसलिए ये पिछड़ेपन की पहचान का मानक हो सकता है, लेकिन व्यवसाय को बदलने की तरफ हमें जाना होगा। इसकी स्वीकार्यता कैसे बन सकती है? इसकी स्वीकार्यता वैसे बन सकती है जब जातिवाद के नकारात्मक विषयों को छोड़कर हम विकास के मानकों को आगे बढ़ाएं। सामान्य रूप से इस विकास का मानक जो समाज में किसी भी समाज के परिवर्तन का आधार होता है वो शिक्षा होता है। शिक्षा किसी भी समाज के मूल विकास का मानक है। अगर आप हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा पिछड़ापन जातियों के अंतर्गत भी देखेंगे, एक ही समाज में अगर वैश्य समाज में भी देखेंगे, तो जो समाज शहर में रहते हुए पढ़ गया उसका समाज का विकास का स्तर, और जो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है शिक्षा नहीं ले पाया, वो एक ही समाज के अंतर्गत आपको दो स्तर अलग अलग आएंगे। इसलिए इसके साथ लड़ने की सबसे पहला जो विषय है वो शिक्षा है। दूसरा, गरिमापूर्ण जीवन।
गरिमापूर्ण जीवन का अर्थ है कि जब हम भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र में हम ये चाहते हैं कि बुनियादी मूल्य और बुनियादी विषय हर आदमी के जीवन में आए। इसका मतलब है स्वास्थ्य, भोजन, रोजगार के अवसर, शिक्षा और बुनियादी चीजें जो उसके जीवन में मिलनी चाहिए, उसके गांव तक सड़क, बिजली, ये बुनियादी चीजें उसके जीवन में, और सामुदायिक सुविधाएं। और इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये शासन है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम ये मानते हैं कि हम एक ऐसे समतामूलक समाज की रचना करने चाहते हैं, जो समतामूलक समाज में हम एक इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं जिस समतामूलक समाज में सभी लोगों को सम्मान पूर्वक जीने के अवसर मिले। इसलिए हर गांव तक बिजली पहुंचे, हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर व्यक्ति को आयुष्मान योजना का कार्ड मिले, हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन की सुविधा मिले, हर व्यक्ति को शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो। ये सारी व्यवस्थाएं करने की बात है। कुछ लोग सामान्यतः मानते हैं कि शास्त्र के अनुसार क्या है, हम एक ऐसे समाज की ओर जा रहे हैं जो अपने पुराने संस्कारों को लेते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन संस्कारों की जब जड़ता हो जाती है तो वो आडंबर बन जाते हैं। संस्कारों की जब जड़ता हो जाती है तो हमारे पे बोझ बन जाते हैं। जिन संस्कारों की जड़ता के कारण ऑक्यूपेशन को बदलने का अधिकार नहीं था, वह जड़ता को तोड़ना जातिवाद के विरुद्ध एक असली लड़ाई के रूप में, समाज के रूप में आएगा। दूसरा, मैंने जो आपको ये कहा है विकास, विकास माने बिजली, पानी, सड़क, सामान्य मूलभूत सुविधाएं। लेकिन ये विकास केवल भौतिक नहीं होना चाहिए। विकास में दूसरा जो पक्ष है समाज का, मूल्य आधारित और भावनात्मक विकास भी होना चाहिए। अगर किसी बच्ची को शिक्षा मिलती है तो गांव की गरीब परिवार की, दलित समाज की बच्ची, उसको उतना ही कामकाज की जगह पर सम्मान पूर्वक जगह मिलनी चाहिए। आज हमने पढ़ाने के बाद जब वो काम करने जाती है, उसके कामकाजी जगह पे उसको सम्मान का अधिकार है या नहीं है, उसके जिस प्रतियोगी वातावरण में वो भाग लेती है वहां पर पारदर्शिता है या नहीं है। ये जो दूसरा विषय, भावनात्मक विषय, मूल्य आधारित विषय, आप विकास को अगर बिना मूल्य के आधार पर विकास करेंगे तो भी वो विकासवाद हमारे खिलाफ होगा। वो विकासवाद भी एक प्रकार की संकीर्णता को जन्म करेगा। इसलिए भौतिक आधारित विकास और मूल्य आधारित विकास, यह जब हम सामान्य सुविधाओं के साथ लोगों तक पहुंचाएंगे, तब हम उग्र जातिवाद या तुष्टीकरण वाले जातिवाद के खिलाफ सामाजिक न्याय को स्थापित कर पाएंगे। आज के समय में जहां तक व्यवसाय चुनने की बात है, वो इच्छा और रुचि के अनुसार होनी चाहिए। इसमें समाज के सभी वर्गों को एक नए तरीके से सोचना होगा। कभी कभी सफाई कर्मचारियों का जब विज्ञापन निकलता है और सामान्य वर्ग के लोग भी जब उसमें भरते हैं, तो आरक्षित समाज के मन में एक भावना आती है कि ये क्यों भर रहे हैं। और जब कोई ऐसा विषय आता है जिसमें दलित समाज का व्यक्ति करता है, कभी कभी संस्कृत पढ़ने को लेकर के मुझे कई बार देखने को पड़ता है कि ये संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं। इन दोनों विषयों में ही अतिरेकता है, दोनों में ही हमें जड़ता को तोड़ना होगा। इसलिए जातिवाद से लड़ने का जो सबसे बड़ा विषय है, वो नॉन मोबिलिटी के खतरे को पहचानना होगा। एक वर्ग दूसरे वर्ग में जा सकता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग में काम कर सकता है। जड़तावादी दृष्टिकोण सबसे घातक जातिवाद को नुकसान पहुंचाता है। और इसलिए समाज में एक विषय को, अगर हमें जातिवाद को तोड़ना है तो एक विषय को हमें पूरी तरीके से अपनाना होगा कि समाज में सभी पेशे बराबर होते हैं और सभी पेशों तक नवीनतम तकनीक पहुंचे। जैसे आज आप अगर अखबार निकाल रहे हैं, 30 साल पहले जब आप अखबार निकालते थे तो जो आपके पास तकनीक थी और आज आपके पास तकनीक है, दोनों में बहुत अंतर है। और इसी कारण आज आप 30 साल पहले जो अखबार निकालते थे, आज जागरण डिजिटल पे है। जब ये तकनीक पत्रकारिता में जागरण के पास आ सकती है, तो ये डिजिटल ऐप जो है, एक सफाई कर्मचारी तक ये तकनीक क्यों नहीं पहुंच सकती। शहरों को अगर हम स्वच्छ और साफ रखना चाहते हैं तो सभी पेशे बराबर और सभी पेशों तक आधुनिकतम तकनीक पहुंचे। एक जो नाई है जो पुराने तरीके से बाल काटता था, उसके पास भी नवीनतम तकनीक क्यों नहीं पहुंच सकती। एक रंगरेज है जो कपड़े को रंगने का काम करता था, उस तक भी नवीनतम तकनीक क्यों नहीं पहुंच सकती। जब ये नवीनतम तकनीक पहुंचेगी तो ऑक्यूपेशन के आधार पे जो जातियों की बाध्यता थी, वो नवीनतम तकनीक से जुड़कर समाज में जड़ता को तोड़ने का काम करेगी। गांधी जी का जो सबसे बड़ा दृष्टिकोण था कि गांधी जी जिसको कहते थे कि कायिक श्रम, शरीर से किया गया श्रम और मानसिक श्रम समाज में दोनों बराबर होने चाहिए। गांधी जी सुबह उठ करके जो सबसे पहला काम करते थे
और गांधी के दृष्टिकोण में जो सबसे बड़ा मूल्य है कि खुद अपने स्वच्छता का कार्य करते थे। गांधी जी ने जो जीवन में देश को दिया है, ना तो शारीरिक श्रम और ना मानसिक श्रम, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जातिगत भेद समाज में तब भी होता है जब हम शारीरिक श्रम को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं और मानसिक श्रम को बहुत अच्छा मान लेते हैं। इसका जो परिणाम है वो भी समाज में जातिगत वैमनस्य को बढ़ाता है। इसलिए गांधी जी के दृष्टिकोण में हमें कायिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों को समान विषय देना होगा। और इसलिए भारत में जाति विद्वेष को समाप्त करने के लिए विभिन्न जातियों को भी अपनी उपजातियों में इसको हमें जो अपवर्ग उनके जब बनते हैं, उपजातियां जो बनती हैं, उसको भी समाप्त करना होगा। और हमेशा हमेशा शक करने से विकास नहीं हो सकता है। समाज में जो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है कि विकास आने के बाद भी हम व्यक्ति का सरनेम देख करके उस व्यक्ति का कई बार मूल्यांकन करते हैं। जैसे ही हम सरनेम पढ़ते हैं तो हम कभी कभी उस व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। ये सरनेम देख करके मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति ये समाज में से बंद होनी चाहिए। और विकास के खतरों को जो समझना, जो खतरे हैं उनको भी समझना आवश्यक है। और आज चूंकि मैं इस विषय पर विकासवाद का विषय भी मेरे को रखा है, दुनिया का सबसे बड़ा संकट इस समय जलवायु संकट है। तकनीकी के विकास को अपनाते हुए आज दुनिया इस स्तर पर पहुंच गई है कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ रहा है। इसको लेकर के अभी दुनिया में सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है। तकनीकी के जिन माध्यमों को हमने अपनाया है, वह जो ऊर्जा के माध्यम है वो बड़े पैमाने पर CO2 का उत्पादन कर रहे हैं। और दुनिया में जो कार्बन एमिशन है ये सबसे बड़ा खतरा है। और इसलिए इसकी भी जो सबसे बड़ी दृष्टि है वो भारतीय जीवन दृष्टि है कि हमारा जो जीवन है वो हमारा जीवन जो कंजम्पशन है वो विवेकपूर्ण हो। इसलिए जो पूरी दुनिया में विकासवाद की लड़ाई है उसने एक नया मुद्दा लिया है, लाइफ बनाम लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ क्या रहनी है और हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि विकास के जो तमाम कार्बन उत्सर्जन है, जो तमाम कार्बन एमिशन है, वो हमारी लाइफ स्टाइल, दुनिया की लाइफ को प्रभावित करे और धरती का संकट, जलवायु संकट इतना बढ़ जाए कि कल को ये विषय ऐसा ना हो जाए कि ये विषय दुनिया के लिए संकट बन जाए। और इसलिए विकासवाद के रास्ते में विकास का दृष्टिकोण लाइफ के लिए होना चाहिए, लाइफ स्टाइल के लिए नहीं चाहिए। तनावपूर्ण विकास कभी विकास नहीं कहा जा सकता है। आज जो विकासवाद की सबसे बड़ी चुनौती है वो शायद डिप्रेशन है। आज शायद विकासवाद की सबसे बड़ी चुनौती है वो एंजाइटी है। आज जो विकासवाद की सबसे बड़ी चुनौती है वो आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है। आज जो विकासवाद की सबसे बड़ी चुनौती है वो असुरक्षा है। तो असुरक्षा की भावना, एंजाइटी की भावना, ये जो नई डिसीज हमारे विकासवाद के कारण पैदा हो रही है, उन डिसीज को भी पहचानना बहुत आवश्यक है। और इसलिए समाज में जो जड़ताओं के विषय है वो जड़ताएं केवल जातिगत पूर्वाग्रह के नहीं है, वो हमारे काम के भी विषय हैं। और इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जब हम अपने आप को संकीर्णताओं में बांधते हैं तो हम अपने आप को काफी ज्यादा ऐसी चीजों में बांध लेते हैं जो हमारे उन्मुक्त जीवन को खो देता है। किसी ने कहा भी है कि कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा बना बैठे, हमसे तो परिंदे अच्छे हैं जो कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे। आप ये मान करके चलिए कि हमने सारे विकास की धारणा में मनुष्य को संकीर्णताओं में बांधा है। संकीर्णताएं जाति के रूप में हो, संकीर्णताएं आस्था के रूप में हो। उन्मुक्त भाव से समाज के जब सारे विषयों को हम स्वीकार करेंगे तो ये विषय वही हैं जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने, लोहिया जी ने और दीनदयाल जी ने अपने नीति और दर्शनों से प्रभावित किया। और आज आजादी के अमृत महोत्सव के जो 75 साल है, इनमें जो चारों विषय है, इनके जो मूल सकारात्मक दृष्टिकोण है वो हमारी राजनीति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां तक विकास की बात है, किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं कि ये ग्रह, क्योंकि आप कहते हैं कि पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा ग्रह नहीं है, ये ग्रह हमको अपने उत्तराधिकार में नहीं मिला है। ये ग्रह, पृथ्वी ग्रह हमें पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, ये हमको अपने बच्चों से उधार में मिला है। तो हम ये मान करके इस पृथ्वी का उपयोग ना करें कि हम ही इसके मालिक हैं, हम इसके ट्रस्टी हैं। गांधी जी का जो सिद्धांत है कि इस विकासवाद की धारणा में ये हमें हमारे बच्चों से उधार में मिला है। आने वाले समय में ये ग्रह ऐसा ही अच्छा हरी भरी पृथ्वी का ग्रह उनको ये छोड़कर जाना है। और इसलिए अपने
विषय को समाप्त करते हुए मैं फिर कहूंगा, जातिवाद एक सामाजिक व्यवस्था का आधार है, जिसकी सबसे बड़ी चुनौती नॉन मोबिलिटी है। नॉन मोबिलिटी के को हम छोड़ करके अगर समाज के सभी वर्गों को योग्यता और अवसर के अनुसार अपना जीवन और ऑक्यूपेशन चुनने का आधार दिया जाएगा, हम जातिवाद का ज्यादा अच्छे ढंग से मुकाबला कर पाएंगे। जातिवाद का तुष्टीकरण और वोट बैंक खतरनाक है। सामाजिक व्यवस्था के रूप में एक दूसरे का सदव्यवहार ये आवश्यक है। जातिवाद केवल विभिन्न जातियों में नहीं, अपनी भी जातियों के जो उपवर्ग हैं उसमें से भी समाप्त करनी होगी। जातिगत विकास के बाद भी जो हमारे लोग काम करने जाते हैं, जो मूल विषय है जिसको हम जेंडर जस्टिस कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी कहते हैं, जब तक वो नहीं आएगा तब तक जातिवाद को हम नहीं कर पाएंगे। विकासवाद का जो मूल विषय है वो लाइफ और लाइफ स्टाइल का विषय है। हम लाइफ को बचाएं, लाइफ स्टाइल के चक्कर में कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी पे नियंत्रण करें, और इन सब विषयों का आज के समय में उत्तर नवीनतम तकनीकी है। नवीनतम तकनीकी जब सब ऑक्यूपेशन में आएगी तो ऑक्यूपेशन के आधार पर जाति की पहचान पीछे छूटेगी। सरनेम देख करके हमें कभी भी किसी के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। समाज में सभी को विकास के अवसर आने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास की संकल्पना है, वही गांधी जी के ट्रस्टशिप की संकल्पना है। जागरण जैसा प्रमुख समाचार पत्र अनेकों बार इन महत्वपूर्ण विषयों पे अपनी संगोष्ठी कराया है। उसमें मेरे को जितनी समझ और मेरा जितना विषय है वो मैंने रखने का प्रयास किया है। लेकिन ये मेरा संवाद जागरण का संवाद नहीं है। जागरण का संवाद इससे आगे है। जागरण का संवाद देश के करोड़ों उनके पाठक, उनकी ताकत, उनकी निर्भीकता और उनकी स्वतंत्र पत्रकारिता है। उनकी यात्रा अनवरत रूप से जारी रहे। तो जागरण को उसकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और जातिवाद और विकासवाद की इस यात्रा में हम इन दोनों चीजों की जड़ताओं को तोड़ करके एक नया समाज बनाए, यही हम लोगों को करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। भूपेन जी, ये प्रथा तो नहीं है सवाल पूछने की इसमें, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो और हमारे संपादक जी की अनुमति हो तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपसे। अभी भूपेन जी आपने कहा सरनेम, कि सरनेम को देख कर कोई मान्यता नहीं बनानी चाहिए किसी पर। लेकिन ये आमतौर पर देखा जाता है कि जब चुनाव नजदीक हो तो अपनी ओर से सरनेम बताए जाते हैं, जो सामान्यतः यूज में नहीं होते हैं, लेकिन उस समय खास तौर से बताए जाते हैं। दूसरी तरफ एक उदाहरण है वाजपेयी जी के टाइम से भी, और कई बार राजनीति में दिखा है कि लोगों ने स्वीकार किया है इसको कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीते जाते हैं। तो आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही, लेकिन क्या ये माना जाए कि राजनीति में और खासतौर से चुनावी राजनीति में जातिवाद हमेशा हावी होता है, और जो विकास को लेकर चलने वाले दल होते हैं उनके लिए भी ये मजबूरी होती है, राजनीतिक मजबूरी होती है कि वो जातिवाद को थोड़ा बढ़ावा दें? मेरा ऐसा मानना नहीं है, और मैं आपको तर्क के आधार पे भी कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अगर मुख्यमंत्रियों को आप देखेंगे तो ज्यादातर मुख्यमंत्री वो हैं जिनके अपने सरनेम की जाति उस राज्य में 1% भी नहीं है, उनके अपने सरनेम की। और मैं आपको इसको उदाहरण के साथ दे सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि और इस देश के जो सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि उनकी जातियां उनके राज्य में कोई बहुत प्रभावी जाति। लेकिन जो दूसरा विषय है वो ये है कि जाति सामाजिक परिस्थितियों के आकलन का आधार अवश्य होती है। और इसमें जो लोहिया जी का विषय है, जिसका उन्होंने एक बहुत अच्छा जाति क्रम पे उन्होंने एक पूरी पुस्तक और एक अवधारणा बनाई थी कि समाज में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिए। ये प्रतिनिधित्व का अवसर इसलिए नहीं मिल पाया है, जो मैं बड़ा कारण मानता हूँ, नॉन मोबिलिटी। जो आपका जो ऑक्यूपेशन है, मोबिलिटी का अर्थ है गत्यात्मकता, जो आपका ऑक्यूपेशन है वो आपको बदलने का अधिकार नहीं। जब आप लोकतंत्र में भागीदारी के सिद्धांत को बनाते हैं तो फिर धीरे धीरे लोकतंत्र में आपकी सहभागिता आती है। वो सहभागिता आपको आपके पेशे को बदलने के लिए, शिक्षा के साथ आगे बढ़ने के अवसर देती है। ये इसी आधार पर विषय चलते हैं। लेकिन सरनेम के आधार पर हमें राजनीति में अगर प्रभाव खत्म करना है तो जातीय गतिशीलता, सौहार्द, विभिन्न जातियों में आपस में, मतलब उसमें तो ऐसा भी सरनेम आता है कि एक ही जाति में 2 आ जाते हैं। आपके भी विश्लेषण है कि ये वाले यादव यहाँ पर है, ये वाले यहाँ पर है, तो उनके अंदर भी प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा आती है। वो धीरे धीरे तभी समाप्त होगी जब ऑक्यूपेशन को हम तकनीकी के साथ जोड़ेंगे, तो ऑक्यूपेशन की बाध्यता व्यक्ति पर नहीं रह जाएगी।
जब वो नहीं रहेगी तो जाति का ढांचा और टूटेगा। वरना तो एक समय में कबीरदास जी ने इतने बड़े संत होकर कहा कि जाति ना पूछो साधु की कोई, जो हरि का भजे वो हरि का होई। तो इतना सुधार करने के बाद भी उनको चेताना पड़ा। किसी ने पूछा होगा तभी शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा कि जब, क्योंकि पहचान बतानी पड़ी ना, सरनेम का अर्थ क्या है, कि आपकी पहचान बतानी पड़ी, तभी तो उन्होंने कहा जाति ना पूछो साधु की कोई, जो हरि का भजे वो हरि का होई। तो कोई प्रश्न आया होगा तभी उत्तर आया होगा। तो व्यक्ति को उसके गुण से पहचानना चाहिए। हरि भजन माने यहाँ गुण है, कबीर जी जो कहते हैं व्यक्ति को उसके गुण से पहचानना चाहिए। जो 500 साल पहले कबीर महाराज ने जो संदेश दिया था उसको हमें सच्चे अर्थों में अपनाना चाहिए, क्योंकि आज तकनीकी जातीय ऑक्यूपेशन की जड़ता को पीछा छुड़वा सकती है, ऐसा मेरा। धन्यवाद भूपेन जी। मैं आग्रह करूंगा दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन और एमडी आदरणीय महेंद्र मोहन जी से कि वो अपने विचार रखें और धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन जी। मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से अनेकों बार मुझे मिलने का अवसर मिला, कार्य करते हुए देखा है, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप जैसे सुलझे विचारों के व्यक्ति अगर सब हो जाएं तो इसमें जाति और जातिवाद अपने आप समाप्त होने लगे। लेकिन इसमें मेरा एक अनुरोध है, मैं बधाई देना चाहूँगा मोदी जी को कि सबका साथ और सबका विकास जो नारा दिया उन्होंने, इसमें कहीं जातिवाद नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है जो आशुतोष ने कहा कि विकास पर राजनीति करके चुनाव नहीं जीते जा पा रहे हैं, चुनाव जीते जा रहे हैं जातिवाद के ऊपर। तो ये कैसे समाप्त हो, इस ओर थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने स्वयं कहा कि जाति और उपजाति सब, इसमें इतना ज्यादा विग्रह होता चला जा रहा है, भेदभाव होता चला जा रहा है, और आज पूरा समाज केवल चुनाव के समय इतना बढ़ जाता है कि जिन राज्यों में आप चुनाव देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से जातिवाद के आधार पे सारा प्रचार, सारी चीजें प्रारंभ हो गई हैं। इसको समाप्त करने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाएं भी आपको लानी चाहिए, जो केवल मैं समझता हूँ सिर्फ मोदी राज्य में ही शायद आ सकती हैं। जैसे कि आपका एक उद्देश्य भी है, आपने जो अपना वर्डिक्ट शुरू में निकाला था प्रचार के लिए, उसमें ये भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आए? एक हमारे यहाँ जन्म होता है तब से जाति का उसमें प्रमाण पत्र में आ जाता है, हम नौकरी के लिए बताएं। एक चीज का आप ध्यान रखिए, हम बिल्कुल मूल्य बराबर होने चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिटी। वी नीड ए यूनिटी बट नॉट यूनिफॉर्मिटी। अलग अलग विविधताएं भी मनुष्य में कई प्रकार के सौंदर्य को जन्म देती है। जब हम एकरूपता चाहते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अलग अलग तरह के फूल खिलने देने चाहिए। मैं सहमत हूँ आपसे कि यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं। लेकिन जो होता क्या है, जो हमारे यहाँ पे कोई नौकरी पेशा भी है, हम सरकारी आवेदन भेजते हैं, हर जगह पे जाति पूछी जाती है, जाति लिखाई जाती है। तो कम से कम सरकारी चीजें हर जगह पे केवल भारतीय क्यों ना लिखा जाए? हर व्यक्ति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी है, अपने को लिखे भारतीय। आज हम ये क्यों कहते हैं कि हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम ये हैं? ये कम से कम जब इसको प्रारंभ आप करा देंगे तो शायद तब अगले 50 वर्षों में हम जातिवाद को खत्म करने में हो। और इसके बाद निश्चित रूप से चुनाव के दौरान में जो, जैसा संजय ने भी कहा कि सबसे ज्यादा उपयोग जातिवाद को किया जाता है वोट बैंक के लिए। अब इसको तो हमारे पॉलिटिशियंस ही रोक सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तुष्टीकरण जो है वो जातिवाद के ऊपर चल रहा है। वोट आपका चुनाव के जो कैंडिडेट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे किस जाति के कितने लोग रहते हैं, उसके आधार पर कैंडिडेट्स का, आपने कहा सही है कि जो मुख्यमंत्री बने वहाँ पर उस जाति के उतने लोग अधिक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद आप मानेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स बनाए जाते हैं उसमें भी वो चीजें रखी जाती हैं। आपने कहा, गांधी जी ने कहा था वी आर वन। जब वी आर वन तो कहाँ जातिवाद रह जाता है? क्यों रहता? कैसे इसको कुछ कानूनी प्रक्रिया से भी समाप्त कराने का प्रयास किया जाए। मैं कह इतना ही अनुरोध कर सकता हूँ। जागरण इसमें आपके साथ है। जागरण जातियों में विश्वास नहीं करता है। हम लोग अपने बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव, विकास और जातिवाद, ये विषय इतना बड़ा विषय है कि इस पर कितने ही घंटों चर्चा की जाए और बातें निकलती आएंगी। लेकिन अंत में इतना ही कहता हूँ, हम सब आपके आभारी हैं जो आपने मार्गदर्शन दिया, और इस पर भी विचार करें कि किस प्रकार से सारे लोग अपने को भारतीय कहना प्रारंभ कर दें, किस प्रकार से सब लोग, हमारी आज बाहर विदेशों में आप जाते हैं
तो कोई गुजराती है, कोई सरदार है, कोई ये है। हम भारतीय कोई कहता ही नहीं है कि हम भारतीय हैं। कोई अमेरिका से आएगा कहेगा मैं अमेरिकन हूँ, कोई इंग्लैंड से आएगा कहेगा मैं इंग्लिशमैन हूँ, फ्रांस से आएगा मैं फ्रेंच हूँ। देखिए हमारे अंदर ये जो भारतीयता वाली बात खत्म हो गई है, और जो विकास की राजनीति आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आप लोग और मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि विकास की राजनीति से आप आगे आने वाले चुनाव में आगे बढ़े, जीतें, हर राज्य में आप अपनी सरकार बनाएं, इसकी कामना करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी चाहता हूं कि समाज को कैसे जोड़ा जाए, कैसे एकजुट किया जाए, जो आपने कहा यूनिटी बनाई जाए, इस ओर भी ध्यान दें और हम सब मिलकर इस प्रयास को करेंगे। जागरण आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मणिपुर में होते हुए आपने हमारे इस कार्यक्रम में व्याख्यानमाला में भाग लिया। आज 19 वर्ष हो गए हैं जो हमने नरेंद्र भाई साहब को खोया था, लेकिन उनके बताए हुए आदर्शों में हम चल रहे हैं और जागरण को उसी भाग हम उनके 87वें 87th बर्थडे पे ये हम संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए जागरण को जातिवाद से अलग रखते हुए हम आगे बढ़ने के लिए और समाज को एकजुट करने के प्रयास में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।